और मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आज भाजपा ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चुनाव और सम्मान दोनों अपनी अपनी जगह है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बीच मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती पर एक बार फिर पूरे परिवार ने मंच पर साथ आकर जनता के बीच परिवार में लौटी एकता का प्रदर्शन किया। लेकिन मुलायम परिवार में नई लौटी एकजुटता को भाजपा ने उपचुनाव से जोड़ते हुए कहा है कि साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेताजी के प्रति मैनपुरी ही नहीं पूरे प्रदेशवासियों के मन में सम्मान का भाव है, लेकिन उसके बदले समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे लोग, ये गलत है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कांग्रेस और बसपा ने मैनपुरी में उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया था, लेकिन भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया कि उपचुनाव में सपा को वॉकओवर नहीं दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव जी के प्रति पूरा प्रदेश सम्मान का भाव रखता है। हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, सब उनके प्रति सम्मान का हम भी रखते हैं। चुनाव एक अलग विषय है और नेताजी के प्रति सम्मान रखना एक अलग। दरअसल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर शुरू से सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने के लिए शिवपाल और अखिलेश साथ आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद आगे बढ़कर चाचा शिवपाल यादव से आशीर्वाद लेकर तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। और इधर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को पराजित करने के लिए भाजपा ने प्रचार अभियान के साथ साथ एक और प्लान तैयार कर रखा है। सपा के फसाद अली शानू और रालोद के अभिषेक चौधरी को अपने पाले मिलाकर रामपुर में आजम खां और खतौली में जयंत चौधरी के लिए मुश्किल पैदा करने के बाद भाजपा मैनपुरी में अखिलेश यादव को झटका देने की तैयारी में जुट गई है। सब हम सबको साथ लेकर चले, या मैनपुरी हो चाहे आपके रामपुर हो चाहे खतौली हो, जो हमारे विचार से सहमत है, हमारे विचार हमारे साथ सल्ला साथ है, हम उनको सबको साथ लेकर चले। मैनपुरी में सपा की जमीन खिसकाने की जिम्मेदारी खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने संभाल रखी है और समाजवादी पार्टी में सेंध लगाने के लिए चौधरी खुद मैनपुरी जाने वाले हैं, जहां भूपेन्द्र चौधरी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में बड़ी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो जो हमारे विचार से सहमत होगा उसका स्वागत करेंगे और उसे भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा को उसके साथ सबके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कोई ऐसे लोग हैं क्या मैनपुरी में? बड़ी संख्या है उसका। सोमवार को रामपुर में समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे आजम के करीबी फसाहत अली शानू भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके पहले खतौली में टिकट न मिलने से नाराज आरएलडी नेता अभिषेक चौधरी भी आ चुके हैं। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। अखिलेश यादव लगातार यहां एक्टिव हैं। अखिलेश मैनपुरी लोकसभा के सभी विधानसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। यादव परिवार के लोग कभी मैनपुरी तो कभी भोगांव और किशनी से लेकर करहल तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसे भाजपा अपनी जीत बता रही है। श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव में प्रचार करने तक नहीं गए थे। आज मुझे नहीं मालूम कितने दिन हो गए, वो इस समय मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जनता का समर्थन नहीं होता तो पूरे श्री अखिलेश यादव जी सहित पूरे सैफई परिवार को मैनपुरी में घर घर घूम करके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल यूपी में होने वाले 3 उपचुनाव में अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव के लिए सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी पर ही फोकस किया हुआ है। अखिलेश ने अब तक ना तो रामपुर में कोई चुनाव प्रचार किया है और न ही खतौली में कोई सभा या रैली करने गए। दूसरी तरफ लोकसभा उपचुनाव में सपा के गढ़ को ढहाने के लिए भाजपा का पूरा जोर सोशल इंजीनियरिंग पर है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, वो मैनपुरी में ही कितने दिनों से अगर डटे हैं तो उसके पीछे बीजेपी संगठन की ताकत है। वहीं उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों का बिगुल कभी भी बच सकता है और इसके ठीक पहले गाजियाबाद को सीएम योगी ने कई योजनाओं की सौगात दी। गाजियाबाद के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 906 करोड़ रुपयों की योजनाओं का तोहफा दिया। इनमें 510 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, जबकि 396 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। पूरे अभियान के साथ जुड़ी आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि गाजियाबाद एक नित नए प्रतिमान बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद को मिली परियोजनाओं में 114 करोड़ से ज्यादा की लागत से 58 पाइपलाइन योजना, 66 करोड़ से ज्यादा की लागत से लोनी सीवरेज योजना, मुरादनगर में 56 करोड़ की लागत से पेयजल पुनर्गठन, तकरीबन 10 करोड़ की लागत से बने ड्रग वेयर हाउस, 8 करोड़ की लागत से खोड़ा में थाने का निर्माण, 3 करोड़ की लागत से पूर्वांचल भवन और 2 करोड़ की लागत से उत्तरांचल भवन और इंदिरापुरम शक्तिपीठ में 42 लाख रुपयों की लागत से इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार ने
चिंतन शिविर शुरू किया है, जिसके रोडमैप पर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में चर्चा हुई। उत्तराखंड के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है, जिसमें राज्य की जीडीपी दोगुना करने, शहरी विकास के लिए ग्रीन फील्ड सिटी और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए बेहतर तकनीकों पर चर्चा की गई। मुझे खुशी है कि इनके वहाँ जाने के बाद जो हमारा काम था वो काम कई गुना, मतलब मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा हुआ पिछले सालों की तुलना। चिंतन शिविर के दौरान मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया और अधिकारियों को अपनी आदत में सुधार लाने की बात की। मसूरी चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के सचिव और विभागाध्यक्ष समेत तमाम उच्च अधिकारियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ इस बात पर मंथन किया कि इस राज्य को अगले 5 साल में अर्थव्यवस्था के रूप में कहां ले जाना है। और इधर उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है, जिसमें बड़े नेता शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गए हैं, जिसकी शुरुआत सोमवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच के जरिए की थी। दूसरी तरफ आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की से भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा निकाली है। विधानसभा चुनाव से हरीश रावत और प्रीतम खेमे में आई दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही। दोनों उत्तराखंड में अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हरीश रावत इसे गुटबाजी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मालिक आरएसएस है, जो उनका हुक्म आता है सब एक ही दिशा में चलते हैं। कांग्रेस के अंदर सब लोग अपने अपने व्यक्तित्व रखते हैं और काम करते हैं। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से देश के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस के छत्र आपस में ही सिर फुटबल में लगे हुए हैं। कर्णप्रयाग में ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर शराब के नशे में पाया गया, जिसकी शिकायत लोगों ने प्रशासन से लेकर सरकार तक की है। ब्लैक टी शर्ट और जींस में एक शख्स हिलडुल रहा है और दो लोग उसकी दोनों बाहें पकड़कर ले जा रहे हैं। ये है सेवाल के डॉक्टर। जिस शख्स को पकड़कर ले जाया जा रहा है वो जानवरों का डॉक्टर है, जिसने ड्यूटी के दौरान ही इतनी शराब पी ली कि वो होश में नहीं है। उसे क्यों पकड़ा गया है और कहां ले जाया जा रहा है, उसे इस बात की कोई खबर नहीं है। दरअसल नशे में टल्ली डॉक्टर को जब आसपास के लोगों ने देखा तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पूरा मामला थराली विधानसभा के देवाल का है, जिसके ब्लॉक प्रमुख ने न सिर्फ चमोली के मुख्य चिकित्साधिकारी से नशेड़ी डॉक्टर की शिकायत की, बल्कि सूबे के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी डॉक्टर की कंप्लेन की गई। अब देखना है कि इस गैर जिम्मेदार नशेड़ी के खिलाफ सरकार और प्रशासन क्या एक्शन लेते हैं। तो आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरुआ के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। बात मुकदमे की मांग तक पहुंच चुकी है। आजमगढ़ के लोगों को लेकर दिनेश लाल निरुआ ने 3 दिन पहले एक वैसा बयान दिया जो लोगों को चुभ गया। सांसद निरहुआ के आपत्तिजनक बयान को लेकर रिहाई मंच के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और हिट स्पीच के मामले में निरहुआ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लाल यादव निरहुआ ने कहा वहाँ पर कि सरकारी जमीन पे लोग कब्जा किए हैं। दिनेश लाल निरहुआ ये बताएं कि हम अपनी जमीन को बताएंगे ना कि हमारी खतरा खतौनी क्या है। तुम क्या जानोगे हमारी जमीन को, और तुम बाहरी आदमी हो जो है। हालांकि वजह देखकर निरहुआ ने अपने बयान पर मीडिया के सामने आकर सफाई दी। एक चीज मैं देखता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या है तो कानून से पहले खुद ही निपटारा करने लगता है, खुद ही मारपीट करके कबार वबार फोड़ के फिर आते हैं। आजमगढ़ में भाई हमके यह पता चलल कि ये लोग के पिछड़ापन का कारण रहा तो मन बढ़ाई कर आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है, पहले मन बढ़ाई खत्म करना पड़ेगा। गोरखपुर में शादी समारोह से 2 महिलाएं सबके सामने लाखों के जेवर से भरे बैग को लेकर रफूचक्कर हो गई। हफ्ते भर बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। चोरी की सनसनीखेज वारदात धम्माल मोहल्ले की है। बारात के पहुंचने के बाद सभी लोग निकाह की रस्मों में व्यस्त थे। घर की महिलाओं ने गहनों से भरा बैग मैरिज हॉल में एक कुर्सी पर रख दिया था।
सभी लोग मेहमानों की खातिरदारी में लगे थे। उसी हॉल में 2 महिलाएं भी आसपास बैठी थी। मौका पाते ही एक महिला झट से गहनों से भरा बैग उठाकर लेती है, दूसरी महिला भी उसके पीछे बाहर निकल जाती है। तहरीर के मुताबिक बैग में 3 हार, 3 सेट चूड़ी, सोने की अंगूठी समेत करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। सीसीटीवी में मैरिज हॉल के बाहर महिलाओं के आने और जाने की तस्वीरें कैद हुई। बताया जा रहा है कि महिलाएं 3 से 4 की संख्या में थी। उनके साथ गैंग में 2 पुरुष भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिलाओं की तलाश कर रही है। दोनों महिलाओं की तस्वीर भी जारी की गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो यूपी के शामली में बिजली विभाग की लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां के 12 गांव में बिजली विभाग ने 60,000 तक बिल भेज दिया है, जबकि अभी तक गांव में बिजली कनेक्शन दिए ही नहीं गए। शामली जिले में बावरिया जाति के लोगों के 12 गांव हैं, जिन्हें सरकार मुख्य धारा में लाने के लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इन गांव के लोग अब विद्युत विभाग में फैले भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की कारगुजारियों से तंग आ चुके हैं। करीब 10 साल पहले विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने गांव में बगैर कनेक्शन के बिजली के मीटर लगा दिए, जिन्हें कभी पावर सप्लाई नहीं दी गई। लेकिन अब यही बिजली के मीटर हजारों के बिल उगल रहे हैं। अब समस्या यह है कि आखिर बिल चुकाया कैसे जाए। इसके संबंध में अभी ऐसी हाइडल से बात करी गई है, उनको भी इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल अपनी टीम भेजेंगे इन गाँव में, वहाँ जांच करेंगे और जांच की रिपोर्ट जो है कल सुबह तक मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम आगे की उस पर कार्रवाई कर पाएं। ग्रामीणों की बिजली की मीटर संबंधित समस्या के बारे में जिलाधिकारी को पता नहीं था। एबीपी गंगा के अवगत कराए जाने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के लिए टीम भेजने की बात कही। अब कानपुर से अगली रिपोर्ट है। कानपुर में डेंगू कहर बनकर के मरीजों पर टूट रहा है। मौसम में बदलाव के साथ डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी लगातार 35 से 40 डेंगू पॉजिटिव मरीज रोजाना कानपुर के उर्सला अस्पताल पहुंच रहे हैं। टेस्ट में कम से कम वही 30 से 35, 37, 37 तक की पॉजिटिविटी पर डे आती है। इसमें शहर के मतलब सारी अस्पतालों की भी शामिल है, सिर्फ हमारे यहाँ मतलब का नहीं है, इसमें और जिले की भी शामिल है। कानपुर में इस समय 156 डेंगू के सक्रिय मरीज हैं, तो वाराणसी जिले में भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। जिले में अभी तक डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 358 तक पहुंच गई है, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। प्रयागराज और कानपुर में भी डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ में सोमवार को एक दिन में डेंगू के 45 मामले दर्ज किए गए। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर मच्छरों के पनपने की दर में कमी आएगी, साथ ही साथ ठंड बढ़ने पर डेंगू के मामलों में कमी आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।